लड़खड़ाते गिर गया। हाँ, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए मृत्यु हो गई। शाहजहां का दूसरा पुत्र क्या नाम था इसका? शाह शुजा। ये बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर था, असंतुष्ट व्यक्ति था, ये बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था। तीसरा पुत्र कौन है? अति महत्वाकांक्षी। अति महत्वाकांक्षी, ये दक्कन का सूबेदार था। सूबेदार या गवर्नर रहे, कहाँ का? दक्कन का सूबेदार था। शाहजहां कभी भी इसको दूर ही रखता था। औरंगजेब दारा शिकोह को इतना निर्मम मृत्यु दिया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि शुरू से ही शाहजहां इसको दारा शिकोह को बहुत अधिक मानता था। इससे इसको बहुत जलन होती थी, जबकि देखता था कि योग्य तो मैं हूं। सुल्तानी दुनिया में योग्यता का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पढ़ लिख के विद्वान बन जाइए। आप कितना कूटनीतिज्ञ हैं और युद्धों में किस तरह का सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर थी। एक बार 14 वर्ष का था औरंगजेब, और दरबार सजा हुआ था। उसमें बंगाल से कुछ हाथियां आई थी, उसका प्रदर्शन चल रहा था। उसमें एक हाथी बिगड़ गई, और यहाँ तक कि बादशाह और मीर बख्शी भी दरबार से छोड़ के भाग गए जब तोड़फाड़ मचाई थी। ये 14 वर्ष का था। वहीं पे एक भाला गिरा हुआ था, भाला उठाया, हाथी से लड़ गया 14 वर्ष की उम्र में, और हाथी को बस में कर लिया। उसी समय शाहजहां इसको बहादुर की उपाधि दिया। योग्यता तो थी, लेकिन पता चले कि इसको दूर दूर रखता था। एक जलन शुरू से ही इसके अंदर था। ये शुरू से ही दक्षिण भारत में इसको भेज दिया था। दक्कन का सूबेदार। और चौथा पुत्र कौन है? मुराद। मुराद बख्श, ये गुजरात का सूबेदार था। इन दोनों में 60 गांठ थी, क्योंकि गुजरात है दक्षिण लगभग। इन दोनों में 60 गांठ रहती थी शुरू से। हालांकि उसको भी छोड़ेगा नहीं। शुरुआती दौर में युद्धों में इसको साथ लेगा औरंगजेब, लेकिन लास्ट में जाकर इसको कैद करा के मरवा देगा। ये उत्तराधिकार के युद्ध के ये लोग जो है पात्र हैं, और कुल मिला के 5 युद्ध लड़ा जाएगा उत्तराधिकार के लिए। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 5 युद्ध, इसका क्रम भी पूछा गया है, अलग अलग से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इसको पहले सीरियल याद कर लो कि क्या है सीरियल इसका। हटाएं इसको। आज संख्या क्यों बढ़ गई यार? धूप निकला है क्या? अच्छा, पलक और रोज, इन सब को हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं। आज तक ये नहीं समझ पाए ये पलक है कि वो पलक है। ये पलक है, जबकि पलक इसको होना चाहिए। अब तक क्यों हमको शुरू से ही लगता है। सर हमको भी ऐसा ही फील होता है। हाँ, इसका चेहरा पलक टाइप का है। इसको जो है लोग नाम रख दिए रोज। नहीं, एक जो महिला कल्याण में एक लड़की का फोटो आता है, एकदम मासूम टाइप की नहीं लगती है। लेटर पैड, हम लोग के लेटर पैड में उसी का फोटो आता है। हाँ? महिला कल्याण विभाग में कहीं लोगों देखोगे ना, तो उसका तो वो एकदम पलक टाइप के मस्त इसी तरह से है वो। बस ये है कि एक चोटी करती हो, 2 चोटी करके जो है पढ़ने में भी तेज है सर।
हाँ ठीक है, लेकिन इस बीच में कुछ लापरवाही की है, नहीं तो स्टार्टिंग पीरियड में इसका इतना शानदार ये था, बीच में डिस्टर्ब हो गई। कोई कोर्स कर रही हो ना, बीएड कर रही हो? नहीं एमए एमए कर रही हो, किस सब्जेक्ट से? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, ठीक है। चलिए, क्या है क्रम इसका? प ध सा ख ते, बदशा खदे, ये 5 युद्ध लड़े गए उत्तराधिकार के। प से बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध। ध से धर्मत का युद्ध, ये बहादुरगढ़ बनारस के पास है। ध से धर्मत, धर्मत का युद्ध। और धर्मत कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास। उज्जैन, यहाँ युद्ध लड़ा गया। बाप जिंदा है, बेटे लड़ रहे हैं कि हम राजा बने, ये भी नहीं इंतजार कर रहे हैं कि बाप मर जाए। बाप मरेगा 8 साल बाद, कैद। वही संस्कार ही दिया था तो क्या? नहीं, संस्कार तो कोई पिता अपने पुत्र को इस तरह का संस्कार नहीं देता है। नहीं देता है, लेकिन उस तरह का इन्वायरमेंट बनाया होगा तभी तो लड़के ऐसे हैं। इनडायरेक्टली वो संस्कार दे ही देता है। सर जिसको जितना प्रेम स्नेह या फिर हाँ, जो वही। जिम्मेदारी देनी चाहिए वो नहीं दिया, इसमें लापरवाही किया, जिससे आक्रोश पैदा हुआ। और सर दूसरा ये भी सर मॉडर्निटी का इफेक्ट दिख गया, मुगल काल से आप बोलते हैं कि दिखने लगता है। हाँ, मुगल काल से आधुनिकता दिखने लगती है। ये बात सही कह रही है कि उसमें क्या हुआ ना, कि योग्यता को दरकिनार किया और औरंगजेब को लग गया कि अब तो बूढ़ा हो ही चला है, कभी पुटुक सकता है। हाँ, मैं दक्षिण भारत में, तो समय रहते क्यों न जो है साम्राज्य अपने हाथ में ले ले। और नहीं तो दारा अगर जो शासक बन जाएगा तो इसके अंदर अकबर का छाप है और उसको राजपूत सपोर्ट कर रहे थे। और जब राजपूत सपोर्ट कर रहे हैं तो अन्य भी उसके छाप के नाते, कोई भी जो फेमस पर्सनालिटी होता है ना, वो सहिष्णु होता है, वो राजनीति बस कट्टर हो जाता है। तो अन्य भी जो मीर बख्शी थे वो भी दारा के साथ हो जाते हैं। अभी जो है मामला अभी हाथ में है, क्यों ना अभी लड़के ले लिया जाए, ये बात थी। सर वो जिस जेल में उसको रखा है तो जेल थोड़े ना है सर, वो तो शीश महल है। वो किस शीश महल से कम है क्या सर? शाहबुर्ज, हाँ, मुसम्मनपुर। मुसम्मनपुर, तो वहाँ मैं देखा हूँ सर, वहाँ इतना क्या ही क्या है, बहुत सुंदर वो जेल। अरे तो यार वो कैद में कौन है, ये बताओ कितना हो कि तुमको सब सामान रख दिया जाए, आइए की जगह एक महल में कैद कर दिया, तुम बाहर निकलिए नहीं सकते, तो कैद नहीं है। कैद का मतलब आज भी तो देखिए सब कैदियों से काम कराया जाता है थोड़ा ना। अब जो राजनीतिक कैदी होते हैं उनके लिए तो A to Z व्यवस्था की जाती है। सुबह 4 प्रकार का पेपर उनके पास पहुंचना चाहिए। अगर जो कोई नेता, जैसे मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव चले गए, अखिलेश यादव चले गए, केजरीवाल चले गए, तो A to Z सारी व्यवस्थाएं, टीवी होगी उसके पास, हाँ ये सब चीजें रहेंगे। नहीं AC तो रह सकती है, नहीं भी रह सकती है, लेकिन जो सूचना के तंत्र है वो सारे चीज जो है नेता के पास पहुंचेगा। वो चाहता तो कारागार में भी डाल सकता था ना। किसको? शाहजहां को, लेकिन नहीं यार, कहीं वो जो ये थे उसकी सजा वो दिया। राजनीति यह भी तो है कि कुछ भी हो तो बादशाह है, कुछ भी है तो बादशाह है। यदि उसको आम कैदियों की तरह से कैद में डाल दिया जाए तो आम जनता विद्रोही हो जाएगी। अब तक तो उसके चहेते विद्रोही हुए हैं, आम जनता विद्रोही हो जाएगी। और जानते हो कि आम जनता जब विद्रोह करके निकल जाती है तो किसी भी युग में आम जनता विद्रोह दिल्ली सल्तनत में की थी, किसके शासन का? रजिया सुल्तान, और घसीट के इसको हटा के रजिया को शासक बना दी। तो ये सब चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कूटनीतिज्ञ व्यक्ति हो। चलिए,
सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ है आगरा के पास। आगरा के पास एक जगह है सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध। अगला है खजुआ। खजुआ का युद्ध। ख से खजुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में। फतेहपुर जिला है ना उत्तर प्रदेश में, कानपुर के बगल में। खजुआ का युद्ध लड़ा गया। और जो अंतिम युद्ध था वो देवराई का युद्ध था। ये राजस्थान के अजमेर के पास लड़ा गया था। देवराई। राजस्थान के अजमेर के पास। हाँ, ये सब जब शुरू किया था हाँ? औरंगजेब, तो उसको विद्रोह नहीं कह सकते थे। जैसे उधर खुर्रम भी किया था, हाँ, तो पिताजी बुड्ढे हुए थे तो खुर्रम ने भी किया था, तो उसको तो विद्रोह माना गया। ये अगर शुरू कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उसको भी विद्रोह बोल सकते थे ना, शाहजहां। और विद्रोह तब किया जाता है ना जब हम स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। जो भी विद्रोह हुए हैं तो शाहजादे अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते थे। यह शाही सेना को चुनौती दे रहा था। शाही सेना को चुनौती ये दे रहा था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया। चुनौती ये दे रहा था कि अगला जो शासक है वो हम है। इसलिए इसको जो उत्तराधिकार का युद्ध बोला जाता है, विद्रोह नहीं। ये सीधे शासक बनेगा, ये नहीं कि जैसे कि अभी इसका लड़का भी विद्रोह करेगा, औरंगजेब का जिसका नाम था अकबर, वो विद्रोही होगा। तो विद्रोही होगा तो स्वतंत्र शासक, उसके बाद शाही सेना उसको दबाएगी। ये युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। चलिए, देवराई का युद्ध, ये 5 उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ गया। यही क्रम है। पहला युद्ध बहादुरगढ़, दूसरा धर्मत, तीसरा सामूगढ़, चौथा खजुआ और 5वां जो है देवराई का युद्ध। यही क्रम है। क्रम दे देता है आगे पीछे करके, तो उसको जो सेट करना पड़ता है कि मानो इसमें से कौन सा क्रम सही है। एक एक करके अब देख लेते हैं इसमें। पहला बहादुरगढ़। टाइमिंग है 14 फरवरी 1858। 1658 है ना, 1658। 14 फरवरी 1658 को युद्ध लड़ा गया। एक तरफ था शाह सुजा, और दूसरी तरफ है शाही सेना। शाही सेना विद्रोह इसलिए भी नहीं कर सकते ना कि एक तरह से पूरा अपना शासन का कमान दे चुका था शाहजहां दारा सिकोह को, तो इसलिए ये युद्ध लड़ा जा रहा था कि मैं योग्य हूं। ये सब के सब अपने आप को योग्य मानते थे। तो पहला जो उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत किया, ये यूपीएससी पूछा था, उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो औरंगजेब नहीं किया है, शाह सुजा किया। शाह सुजा किया। और शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे जय सिंह आजम। शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा जय सिंह। और दारा सिकोह का एक पुत्र था, क्या नाम था?
दारा शिकोह का पुत्र था जिसका नाम था सुलेमान शिकोह। शाही सेना का नेतृत्व ये दोनों सेनापति कर रहे थे। इधर जयसिंह एक तरफ थे और दूसरा सेनापति था दारा शिकोह का बड़ा पुत्र सुलेमान शिकोह। शाह शुजा पराजित हुआ और पुनः बंगाल लौट गया। बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658। एक तरफ है शाह शुजा, दूसरे तरफ है शाही सेना। शाही सेना के जो सेनापति हैं जयसिंह है, सुलेमान शिकोह। शाह शुजा पराजित और शाही सेना विजयी हो गई। तो विद्रोह करने के बाद भी गवर्नर थे। कौन? विद्रोह नहीं किए। विद्रोह नहीं, अपना जो हक मान लेने आया था ना, अपना हक लेने के लिए कि राजा हमको बनना चाहिए, दारा शिकोह को नहीं। मतलब वो हक मांगने के बाद भी हाँ, इनको निरस्त नहीं किया गया। निरस्त कैसे करे? कंटिन्यू युद्ध हो रहा है ना। अगर मान लो कि इसके बाद कुछ दिन की अगर जो शांति हो जाती तब उसको जो हटा दिया जाता या शाही सेना उसकी पीछा करती, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू युद्ध हो रहा है। अगला देखो 15 अप्रैल 58 को हो जा रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल क्या निर्णय लेगी शाही सेना? अगला चुनौती देने वाला जो है औरंगजेब है। अगला चुनौती देने वाला तो औरंगजेब है। आगे बढ़े। दूसरा युद्ध कौन सा? धर्मत। धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध लड़ा गया 15 अप्रैल 1658। 1658। हाँ, महीने में हो रहा था। शाही सेना इधर से थकी है, कहाँ बनारस से कहाँ जा रही है? उज्जैन। फिर लड़ने के लिए उज्जैन में वो चुनौती दे रहा है। बुद्धिमान तो औरंगजेब था ही। देखो, शाह शुजा को भी वही उकसाया था। ये बहुत शांत स्वभाव का आदमी था। कौन? शाह शुजा। वो मस्त रहने वाला था, बंगाल में जो है ठीक ठाक से रह रहा था। उसको लेटर भिजवाया कि जो दारा शिकोह को शासक बनाया जा रहा है, मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप बड़े हैं, अर्थात शाह शुजा दूसरे नंबर का था ना, आप हमसे बड़े हैं और आप योग्य भी हैं, तो शासक आप बनिए। आप उधर से आक्रमण कीजिए, मैं इधर से दक्षिण से आ रहा हूं। तब तो ये बंगाल से बनारस पहुंच गया और दक्षिण भारत से आराम से चल रहा है कि एक बार जो शाही सेना यहाँ लड़ के कमजोर हो जाए तब हम जो है यहाँ चुनौती देंगे। तो टोटल उसकी कूटनीति थी। ऐसे इतना लंबा शासन नहीं किया, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। एक तरह से कहा जाता है कि अगर जो कुछ कट्टरता को हाशिए पर रख दिया जाए तो अकबर से महान शासक था औरंगजेब। देश के लिए जितना वो किया उतना अकबर नहीं किया। कुरान के नियम के अनुसार मात्र 4 विवाह किया था। कुरान इस्लाम 4 विवाह को स्वीकार करता है, 5वां नहीं। अकबर 5000। एक तो यहाँ अकबर पूरा जो है शाही खजाने का यूज करते थे अपने उपभोग के लिए। शाह शुजा जो है औरंगजेब फैज की टोपी बुन के और चटाई बुन के अपना जो है खर्च निकालता था, अपने परिवार का खर्च अपना। फैज की टोपी का मतलब जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं जो पहन के जाते हैं, वो टोपी बुनता था बैठ के और चटाई बुनता था। अब बताओ, यदि देश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अकबर महान है कि ये महान है? औरंगजेब महान है। और अगर जो कट्टरतापूर्ण नीतियों को अपनाया भी है तो उसके पीछे राजनीति था, क्योंकि वो पहले ही गलती कर चुका था।
कि बाप के जीते जी शासक बना और बाप को कैद में डाल दिया। तो ऐसे में जब तक मुस्लिम मिल्लत को अपने पक्ष में नहीं करेगा, और उसमें पक्ष में करने के लिए क्या है, मौलवी को खुश करना है। और मौलवी तब खुश होगा जब हिंदू को प्रताड़ित करोगे। तो वो ऐसा नहीं कर रहा था कि वो चाह के कर रहा था, वो राजनीति की डिमांड थी, इसलिए वो तो कट्टरता को अपनाया। तो इसीलिए कर्नल पटेल अधिक होते हैं। हाँ? इसीलिए कर्नल पटेल अधिक होते हाँ, धर्मत का युद्ध, इसमें जो है डिबेट कराते हैं, सब जानते हो। इंटरव्यू में अक्सर अकबर और औरंगजेब में डिबेट करा दिया जाता है। तो यही रास्ता है निकलने का जो सही है वो सही है। सर मध्यम मार्ग की बन के लास्ट में दोनों में कंक्लूजन में दोनों को अच्छा दिखाई चाहिए। नहीं, अकबर को तो औरंगजेब को तो लास्ट में अच्छा नहीं दिखाना है। कभी नहीं, वो क्लियर है तो ना। बैलेंस चलो, लास्ट में अकबर को ही महान दिखाओ, क्योंकि वो समाज में सहिष्णुता का भाव लाया था। राजनीति की डिमांड थी, लेकिन एक पक्ष होता है राजनीति, और जो सामाजिक सहिष्णुता समरसता होती है वह सारे पक्ष होते हैं। कहीं ना कहीं आपका लक्षण दिख जाएगा आपके अंदर भी, इंटरव्यूअर को, इंटरव्यू लेने वाले को, कि आप भी परिस्थितिवश कट्टर हो सकते हैं। तो सर्वोपरि लेके चलना है, सर्वोपरि लेके चलना है कभी भी सहिष्णुता को, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या है कि यूपीएससी आपको भी शासक बना के भेज रही है। ठीक है, फॉलोअर हैं, लेकिन आप स्वविवेक पे डीएम निर्णय भी लेता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी ऐसा निर्णय न लीजिए जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए। हाँ, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कभी भी आपको उसी को लेके चलना है, क्योंकि जहाँ पे आप जिले में जा रहे हो वहाँ पे विविध धर्म का अपना देश है, विविध धर्म के लोग हैं, विविध संप्रदाय के लोग हैं। तो ऐसे कंडीशन में किस तरह से हम अब नीतियों को लेके चलें जिससे कि किसी को ठेस न पहुंचे। औरंगजेब क्या, राजनीति की डिमांड भले थी, लेकिन ठेस तो खूब पहुंचा रहा था। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला तो वही है। इतना मंदिर तोड़वाया, हिंदुओं को जो है जबरदस्ती, इस्लाम सबसे अधिक कन्वर्जन इसी काल में हुआ। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ना। वस्तु स्थिति बताओ ताकि उसको लगे कि नॉलेज है बच्चे को, लेकिन लास्ट में जाके करना है कि औरंगजेब की नीतियाँ कहीं से भी समाज के लिए ठीक नहीं थी। चलिए, राष्ट्र के लिए तो ठीक थी, लेकिन समाज के लिए ठीक नहीं थी। धर्मत का युद्ध, यह युद्ध एक तरफ मिलाया है औरंगजेब। देखो, 3 भाइयों को एक तरफ कर लिया है। शाह शुजा को लेटर लिख के और इनसे पहले आक्रमण करा के इसके शाही सेना की शक्ति को कमजोर करवाया। मुराद बगल में ही था, तो चिट्ठी पत्र लिखता रहता था उसको भी। तो मुराद को तो औरंगजेब प्लस मुराद संयुक्त सेना की संयुक्त सेना एक तरफ खड़ी हुई और दूसरी तरफ खड़ी हुई शाही सेना। शाही सेना इस बार इसके 2 सेनापति थे, लेकिन जयसिंह नहीं, जसवंत सिंह थे। जोधपुर वाले, जोधपुर नरेश या मारवाड़ नरेश। ये उनके जैसे बहादुर नहीं थे। कौन? जय सिंह जैसे बहादुर नहीं थे। जय सिंह से बहादुर थे, लेकिन उतने कूटनीतिज्ञ नहीं थे, डिप्लोमेट उतने नहीं थे। बहादुर तो उनसे बहुत अधिक थे। हाँ, बहुत युद्धों में इन्होंने विजय हासिल किया, लेकिन डिप्लोमेट कम थे। और कभी भी राजपूतों में देखोगे तो सबसे डिप्लोमेट कछवाहा राजपूत हुए हैं। सबसे पहले शादी भी वही की है। ये तो डिप्लोमेसी का ही तो अंग है। और दूसरी तरफ है शाही सेना नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खान, 2 सेनापति कर रहे थे। पराजित हो गए।
क्योंकि इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? जिसकी उपाधि अभी आगे लेगा आलमगीर। बहादुर की उपाधि तो इसको शाहजहां दिया है, आलमगीर, और एक क्या उपाधि दिया? जिंदा पीर इसको कहा जाता है, जिंदा पीर। ये सब इसकी उपाधियां थी। विजय हुआ, ये जब पराजित होके अपने महल में गए, जोधपुर जब पहुंचे तो रानी किले का मेन दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। कही कि आप दुश्मन को पीठ दिखा के आए हैं तो आपको महल में आने का अनुमति नहीं है। इसी युद्ध में एपीसियस का पूछा किस युद्ध में पराजित होकर लौटे थे, तो रानी गेट खोलने से इनकार कर दी। इसी युद्ध में पराजित होने के बाद जब वापस पहुंचे अपने गांव, कहाँ के शासक थे? जोधपुर। जब जोधपुर पहुंचे तो गेट से ही इनको लौटा दी, गेट ही नहीं खुलवाई कि आप हार के आए। अब वही रानी आगे चल के अजीत सिंह को पैदा करेगी। चलिए अगला है सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट सामूगढ़, हटाएं इसको। उसका टाइम लिखे थे धर्मत। सामूगढ़ 29 मई 1858। अब बताओ शाही सेना किसको निरस्त करेगी, किसको गवर्नर के पद से हटाएगी? कंटिन्यू युद्ध तो हो रहा है। 29 मई 1858। 1658। हाँ 1658। 29 मई 9 तक क्यों 1858 आ रहा है? बढ़ा दिया गया है। 1658 पढ़ाई नहीं, 1858 पढ़ाई नहीं गया। 1857 की क्रांति कराए बिना सीधे जो कांग्रेस की स्थापना आप करेंगे शुरू। आजाद हुआ कि नहीं भारत अभी? अब नहीं आ पाए हैं अभी गांधी चल रहा है। अपॉइंटमेंट मिला नहीं है सर को आजाद करने के लिए, लगभग पहुंचा दिए सर। मुंह पे पहुंचा। गांधी कहाँ तक पहुंचे? नेहरू जी को सविनय अवज्ञा, जब सविनय अवज्ञा होगा तब तो भारत छोड़ो होगा। अभी तो नेहरू जी को उन्होंने अपना वो बनाया, उसके बाद से जो है नेवल विद्रोह होगा। बीच में जो है सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे 39 से 43 तक, आजाद हिंद फौज। कांग्रेस ने अपना मुद्दा बदल दिया है, अब संपूर्ण आजादी अपना मुद्दा बना लिया है। 26 जनवरी से इंडिपेंडेंट डे बनने लगा है। हमको लगता है हमसे भी स्लो चलते हैं क्या? नहीं सर, सुनो चलते नहीं है। जैसे वो माइटर ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं ना, हाँ। कोई अगर पूछ दे तो उसको वो रैप नहीं करते हैं, उसको बताते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1858 1658। औरंगजेब प्लस मुराद, संयुक्त सेना। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी, और दूसरी तरफ शाही सेना। और शाही सेना का नेतृत्व इस बार कौन कर रहा है? दारा सिकोह। हाँ, चौथे युद्ध में निकला ना, 3 युद्ध लड़वा लिया, फिर चौथे युद्ध में बाहर निकला। सर औरंगजेब का तो दिल प्रफुल्लित होगा। हाँ सही बात है।
दारा सिकोह को देख लिया कि अब मेन दुश्मन तो सामने आ गया। अब तो वो जान लगा दे। चलिए, ये विजयी होगा ही। सर ये राजपूत क्या कर रहे थे तब? हाँ? तब एकदम कमजोर हो गए थे क्या ये? देखो, हर एक व्यक्ति अवसर ढूंढता है। राजपूत भी अवसर की तलाश में ही थे कि पहले ही लड़ कट ले सब। अच्छा, कमजोर हो जाए हाँ। तब हम अपना काम करेंगे। ये राजा है सब ना, तो उनको भी तो राजनीति आती है। अगर जब ये मर कट लेंगे, उसी के बाद जब ये औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब शासन करता है तो ठीक है, योग्य शासक निकला, फिर दबना पड़ा राजपूतों को, फिर राजपूत इसके शरण में आ गए। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु को सब राजपूत स्वतंत्र हो गए। तो इसी के तलाश में थे कि जब ये आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का समय आ जाएगा। राजनीति में कोई किसी का अस्थाई न मित्र होता न कोई अस्थाई शत्रु होता है। परिस्थितियां किसी को मित्र बनाती हैं, परिस्थितियां किसी को भी शत्रु बना देती हैं। इसे राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखो एक नीतीश शासन भी देख लीजिए। हाँ? नीतीश शासन भी देख लीजिए। देखो हाँ? किसके बारे में हमको भी नहीं पता। उनको भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद से देखो, एक समय लगता था कि अमेरिका से भारत की कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। आज देखो, हमें लगता है कि रसिया के टक्कर का मित्र अमेरिका बना हुआ है भारत का। ये टैरिफ वार वगैरह की छोटी छोटी चीजें देशों में चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इस समय बहुत शानदार जो है ट्यूनिंग बनी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या राजनीति में कोई किसी का मित्र और शत्रु होता ही नहीं। चलिए, अस्थाई नहीं होता। विजयी, दारा सिकोह पराजित। शाही सेना फिर पराजित हो गई। जब इधर जीता तो जीतने के बाद मुराद को कैद करवा दिया। अच्छा किया। और कैद करके दिल्ली के सलीमगढ़ दुर्ग में रखवा दिया। क्योंकि समझ गया मेन दुश्मन आ गया, पराजित हो गया, अब भाग गया युद्ध भूमि से। और इसी युद्ध में शाहजहां भी शाही सेना के साथ आया था मनोबल बढ़ाने के लिए, और इसी युद्ध के बाद शाहजहां को कैद कर लिया। उधर शाहजहां को कैद किया, इधर मुराद का काम खत्म हुआ, मुराद को कैद कर लिया, और दारा सिकोह दर दर भटकना शुरू कर दिया। चलिए अगला। नहीं, दारा सिकोह तो भाग गया। दारा सिकोह हार गया और फिर मुराद उसके साथ था। मुराद जो इसके साथ था, इसका साथ दे रहा था, इसको कैद करवा लिया तुरंत। जो इसका साथ दे रहा था लगातार, उसको कैद करवा लिया। समझ रहे हो? ऑपरेटर वही बचा था। कैद करवा लिया। युद्ध में पराजित होने के बाद दारा सिकोह भाग गया, बादशाह कैद हो गया और मुराद कैद हो गया। बादशाह को कैद करवाया आगरा में और मुराद को कैद करवाया कहाँ? दिल्ली में। कैद कर दिया और कुछ दिन बाद जहर देकर मरवा दिया। किसको? मुराद बख्श को। मुराद बख्श को जहर देके मरवा दिया। और इसी युद्ध के बाद औरंगजेब का अधिकार आगरा पर हो गया। इसी युद्ध के बाद औरंगजेब का अधिकार आगरा पर हो गया। देखो कितना सिस्टमेटिक लड़ रहा है। न दक्षिण न उत्तर, बीच उज्जैन में युद्ध कर रहा है। उज्जैन के बाद अगला युद्ध कहाँ कर रहा है? आगरा में आकर युद्ध कर रहा है। तो उसकी सेना सिस्टमेटिक बढ़ रही है। अगला खजुआ का युद्ध। हटाए इसको।
खजुआ। सर ये सांस सुजा से हो रहा है क्या? हाँ सांस सुजा से हो रहा है क्या? हाँ, खजुआ का युद्ध। खजुआ कहाँ पे है? इलाहाबाद के पास। ये लड़ा गया 5 जनवरी 1659 को। 5 जनवरी 1659 नए साल की शुरुआत पे ही युद्ध कर लिया। तो ये क्यों कर दिया? सात उधर भी रहता था। हाँ, शाह शुजा चले आए इलाहाबाद। शाह शुजा अब औरंगजेब अकेले हैं। विजयी पराजित हुआ और आराकान के जंगलों में भाग गया। आराकान योमा की पहाड़ियां कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट। हाँ, शिवालिक। म्यांमार के पास। हाँ, आराकान योमा की जो पहाड़ियां हैं वही मुड़ के सीधे जो है म्यांमार और भारत के बीच में जो है बॉर्डर जो बनाती है। दोनों देशों में आराकान योमा की पहाड़ी। आराकान योमा क्वेश्चन पूछा गया कि किस पर्वत श्रेणी का अंग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का अंग है। पराजित हुआ, आराकान के जंगलों में भाग गया और यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। 2 प्रतिद्वंदी खत्म। और तीसरा जो है दर दर भटक रहा है। देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध 14 अप्रैल 1659। दारा सिकोह और औरंगजेब। दारा सिकोह अंतिम बार युद्ध करने आ गया। दारा सिकोह और औरंगजेब की सेना आपस में टकराई। निश्चित था जब शाही सेना थी तब तो दारा जीत ही नहीं पाए, तब पराजित हुए। लेकिन एक चीज था, युद्ध भूमि से भाग जाता था। ये काम तो खून में था। हाँ? ये तो खून में था। राजपूत थोड़ा ना। सर तो इसमें राजपूत के साथ भी होंगे, अजमेर के पास जब हो रहा है। हाँ, अब कुछ राजपूत भी आ गए थे अवसर को देख के, ताकि अब तो दारा का सिक्का अब चलने वाला नहीं है। जय दिन तय बरस तो इनके साथ आ गए थे इसके। जय सिंह सबसे बड़े डिप्लोमेट थे। जय सिंह उधर शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। आज ज्यों ही वहां पे बादशाह कैद हुआ, जय सिंह अपना पाला बदल के आगे औरंगजेब के साथ। आज जितने राजपूत राजे थे उन सबको फिर जो है मिला लिए। आगे चल के जो है कछवाहों का राजपूतों में चलने लगा था। शुरू में तो राणा प्रताप के नाते इन सबों से पूरे राजपूत नफरत किए, लेकिन लास्ट में राणा प्रताप के बाद कछवाहा वंश के जो मान सिंह हैं, जय सिंह हैं, और जय सिंह बहुत योग्य शासक थे, तो उनकी बात को अन्य राजपूत शासक मानना शुरू कर दिए थे। आगे चल के जो है मारवाड़ के साथ भी संधि हो जाता है। मारवाड़ नहीं, मेवाड़ के साथ भी संधि होता है, तो उसमें भी जय सिंह का ही योगदान था।
समझाए होंगे कि देखो अपने जिद पे टिके रहने से ठीक नहीं है, प्रजा का हानि ही होगा, इससे बढ़िया अधीनता स्वीकार कर लो। और मुगल राजपूत जो मित्रता की संधि थी उसमें जो वैवाहिक संबंध अनिवार्य नहीं था, आप चाहें तो शादी कर सकते हैं, नहीं तो मुगल जबरदस्ती शादी करने की बात राजपूतों से नहीं करते थे, शुरू में भी नहीं की। स्टार्टिंग पीरियड में भी जोधाबाई के पिताजी जाकर अकबर से शादी किए थे, वो नहीं कहा था कि हम आपके यहाँ शादी करेंगे। चलिए अंतिम युद्ध है। पराजित हुआ, युद्ध भूमि से भाग गया, से पलायन कर गया। दादर के जमींदार, दादर कहाँ है? हाँ, दादर के जमींदार थे जिनका नाम था मलिक जीवन। ये भी क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे शरण लिया था? मलिक जीवन। दादर का एक जमींदार था जिसका नाम था मलिक जीवन, उसी के यहाँ शरण लिया और मलिक जीवन इसको अरेस्ट करके क्या किया, औरंगजेब को सौंप दिया। दारा शिकोह पराजित होने के बाद दादर के जमींदार मलिक जीवन के यहाँ शरण लिया। मलिक जीवन ने दारा को अरेस्ट कर अर्थात गिरफ्तार कर औरंगजेब को सौंप दिया। आगे लिखिए, दिल्ली की गलियों में दारा को फटा पुराना वस्त्र पहनाकर विशाल हाथी पर बैठाकर फटा पुराना वस्त्र पहनाकर एक विशाल हाथी पर बैठाकर घुमाया गया। ये दिखाना चाह रहा था कि प्रजा को, कि इसी पे तुम लोग भरोसा किए थे ना, जो देखो अपने प्राण की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है, घुमाया गया। अंत में दारा शिकोह एवं सुलेमान शिकोह, उसका बड़ा बेटा है, दारा शिकोह एवं सुलेमान शिकोह के सर को कलम किया गया। दारा शिकोह एवं सुलेमान शिकोह के सर को कलम किया गया और भोजन की थाली में सजाकर औरंगजेब द्वारा वृद्ध बादशाह शाहजहां के सामने पेश किया गया। भोजन की थाली में सजाकर औरंगजेब द्वारा वृद्ध बादशाह शाहजहां के सामने पेश किया गया। ये बहुत गलत। जानते हो, जब पुत्र पिता के से विद्रोही होता है तो पिता के साथ कौन कौन सा सलूक करेगा भी सोच नहीं सकते। कहीं ना कहीं इसको ये था कि योग्य तो मैं हूं, शासन करने के योग्य तो मैं हूं। दारा को जब साथी था तो जानता ही होगा, दारा थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का आदमी था। उसके अंदर यही गुण था कि जो सहिष्णुता का भाव उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था और विद्वान आदमी था, पढ़ने लिखने वाला आदमी था। अब उस समय उसके अनुसार डिमांड ये था कि मुगल डायनेस्टी को एक ऐसा सम्राट चाहिए जो विस्तार दे सके कुछ जो क्षेत्र बचे हुए हैं। ऐसे में वो जरूर सलाह देता होगा शाहजहां को, और शाहजहां औरंगजेब को डांट देता होगा, है कि नहीं? और डांट के इसको भेज देता होगा, जाओ तुम वहीं पे दक्षिण भारत बैठे रहो। तो ये सब चीजें थी। अब बहाने भी जो है इसमें बहुत
होता है ना आग में घी डालने का काम, एक एक थी सब इन तीनों के साथ। जहां आरा बेगम जो थी वह बहुत मनो उनका स्वभाव दारा की तरह से ही माना जाता था, तो इन दोनों का साठगांठ एक साथ था। सासुजा अकेले था, उसको कोई बात मिली ही नहीं। मुराद बख्श के साथ इसके साथ देख ही रहे हो, कौन है? रोशन आ रहा है ना, गवन आ रहा है, और रोशन आ रहा है उसके साथ है, मुराद के साथ नहीं, औरंगजेब के साथ कौन है? रोशन आ रहा है, मुराद के साथ गवन आ रहा है। तो मुगल डायनेस्टी में जो शाहजादियां थी यह भी अहम रोल निभाती थी राजनीति में, क्योंकि शादी विवाह होना नहीं था इनसे होकर, पहले से डिसाइड था कि शादी विवाह नहीं करें क्योंकि हम लोग बरोबर कोई है ही नहीं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में कौन यूरोपियन भारत में मौजूद था, तो बर्नियर, एक फ्रांसीसी विदेशी यात्री है बर्नियर, फ्रांसीसी विदेशी यात्री बर्नियर उत्तराधिकार के युद्ध के समय भारत में मौजूद था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब मुगलों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो उस समय कौन यूरोपीय यात्री भारत में था, तो बर्नियर था। आगे चलकर औरंगजेब की सेवा में भी आ गया, यहीं में नौकरी कर लिया। इस तरह से ये सारी चीजें हो गई, युद्ध खत्म। 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 22 जनवरी 1666 ईस्वी में। अब क्या मोबाइल में ढूंढ रही है? 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु 1666 हो गई। अब शाहजहां औरंगजेब की कैद में 8 वर्षों तक जीवित था, 8 साल कैद में रहा। 58 में कैद किया था, कौन किस युद्ध के बाद? सामूगढ़ के युद्ध के बाद, और 66 में इसकी मृत्यु हुई। इसकी सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा मृत्यु पर्यंत उसकी सेवा में लगी रही। मरने तक। अब मरने के बाद कौन सेवा करेगी? शाहजहां को बादशाह थे सब, इतना मन से सेवा कर दी थी कि इतिहासकार कुछ और लिखना शुरू कर दिए थे। चलिए, हम लोग सर फेमस होने के के लिए ऐसे पटांग बात नहीं, देखो इतिहास में जो फैक्ट डाले जाते हैं ना, फेमस होने के लिए नहीं, तुरंत उसका ऑब्जेक्शन हो जाएगा। वो चीजें उस समय के इतिहासकारों द्वारा लिखी गई हैं, वो डालते हैं। लई कामत विशेष कर फोकस करते हैं इसको। चलिए, शाहजहां की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद शाहजहां को उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल के बगल में लिटा दिया गया, ताजमहल में बगल में लिटा दिया गया। कहने का मतलब यदि पूछे कि शाहजहां का कब्र कहाँ है, ताजमहल, दोनों लिटा दिए गए।
दफन कर दिया गया वहीं पे। शाहजहां से कुछ विशेष हैं जो पूछे गए, उसको 2-3 पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट, शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन एज। वो अकबर का है, अकबर का जो है धार्मिक दृष्टिकोण से, साहित्य एवं समाज धर्म के अनुसार गोल्डन एज है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से गोल्डन एज है शाहजहां का। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य के दृष्टिकोण से गोल्डन एज माना जाता है, गोल्डन एज। स्थापत्य आर्किटेक्ट ताजमहल बनवा रहा है, जो अब तक अजूबा बन के खड़ा है। सर वो लाल किला देखो, आज भी जो है भारत का तिरंगा वहीं पर लहराया जाता है। सर वो काला ताजमहल वाली बात सही है क्या? काला ताजमहल बनवाया था औरंगजेब ने अपने, नहीं बनवाना चाह रहे थे, उसके ताजमहल सामने था। नहीं है ब्लैक स्टोन से बना लाल किला। तो लाल किला है भी ऐतिहासिक, पूरा घूम दिए थे पैदल, नहीं चलते हुए तुम तेज हो, तेज चलता है। सर आप कब नोटिस कर लिए? आप कब नोटिस कर लिए? आप हम लोग तो कुछ नहीं कहते हैं। नहीं, जब आता है ना तो लगता है कि कोई एकदम अभियान पे चल रहा है। ब्रिगेडियर नहीं चलते हैं सर, जब सेना का कमान दिया है तो ब्रिगेडियर जब चलता है उसी तरह चलता है, गेट से एकदम एंट्री करता है। और डिसिप्लिन देखो कि कभी भी आएगा तो वहां से पूछेगा जरूर कि आए कि ना आए। ये सब चीजें जो है काउंटेबल है। चलिए दूसरा पॉइंट ये क्लियर रखना, साहित्य एवं सहिष्णुता के लिए गोल्डन एज है अकबर का युग, चित्रकला के लिए गोल्डन एज है जहांगीर का युग, और शाहजहां जो आर्किटेक्ट के लिए 3 शासक हैं जो कि गोल्डन एज। यही वो समय था जिस समय अभी जो है यूरोप में क्या चल रहा था, युद्ध नहीं, यूरोप वाले अभी कुछ जानते ही नहीं थे, पशुवाद चल रहा था। आप अपने यहाँ क्या है कि कंटिन्यू शासक गोल्डन एज को दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बताओ कि उस समय अगर जो अंग्रेज आते तो क्या सफल हो पाते? नहीं होते। तो इतिहास आ गए थे, लेकिन मात्र व्यापारी, अगर जो महत्वाकांक्षा दिखाए होते तो कुचल दिए गए होते। महत्वाकांक्षा भी दिखाएंगे औरंगजेब के जमाने में, एक बार दिखाएंगे, एक बार जब आक्रमण करता है तो जानते हो सीधे ही सब, एक ज्वारीय द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, फुल्टा द्वीप, भाग के वहीं पे जाकर शरण लेते हैं सब। तो ब्यूटी एवं प्रॉस्पर्टी इज इक्वल टू पावर, ये सिद्धांत कभी याद रखना। ये नहीं कि कामना रख रहे हो कि बहुत सुंदर लड़की से शादी हो और पता चले कि हाल लेके निकल गए खेत में ना, तो सुंदर लड़की रुकेगी नहीं। सर इसीलिए हम सुंदर लड़की पाने की चाहत रखते हो तो सुंदर और बढ़िया नौकरी पाओ, तभी वो रहेगी, नहीं तो फिर दिक्कत है। मतलब ताकत होना चाहिए आपके पास किसी तरह से। सर इसीलिए राजा तो ताकत है ही, ताकतवर है ही, इसीलिए इतना शादी करते थे। नहीं मैं ताकतवर हूँ, मैं योग्य। शादियां या राजनीतिक शादियां हो रही थी। देखो किसी भी शासक की एक ही जो प्रिय पत्नी होती थी, 1 से 2, वो तो राजनीतिक शादी है ना, एक संबंध बना लिए, किस वैवाहिक संबंध, वो जो है उस शासक के जीवन काल में कम से कम दामाद हुआ ना। जब दामाद हुआ तो दामाद के खिलाफ तो ससुर और सारा यदि विद्रोह नहीं करेंगे, तो राजनीति की डिमांड है। तभी विद्रोह होता था, तभी तो कम संभावना कम थी ना।
अब बताओ अपने जीजा के खिलाफ उपद्रव कर दोगे तुम? नहीं सर, अपने सिस्टर का वो प्रेशर दे तो हम लोग भी कर सकते हैं, दवाई कर सकते हैं, दवाई कर सकते हैं। कार्रवाई कर सकते हो। ऐसा क्योंकि क्या जानेंगे उनको बात दोनों में जान सकते तब जीजा को मार भी दोगे? गलत करके हमारे सिस्टर को तो मार देंगे तो क्या करेंगे, हम लोग बर्दाश्त करेंगे। सिस्टर्स को गलत करेंगे तब ना, गलत करके डांटेंगे और नहीं गलत करेंगे तो समझाएंगे। नहीं गलत करो तो समझाओ गलत करो। गलत करेंगे तो भाई जीजा तो जीजा ही है। हाँ? नहीं मानेंगे तो क्या? अरे गलत नहीं करेंगे तब क्या समझाओगे यार? यदि गलत नहीं करेंगे तो क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? फिर गलती करो तब तो वो पाँव पूछे होंगे। तब तो ये सब इतनी अधिक शादियां जो अकबर कर रहा था राजनीतिक शादी है। इतनी शादी श्री कृष्ण की है तो वो सब पॉलिटिकल मैरिज है, राजनीतिक शादियां हो रही थी। एक दुकान राक्षस था जो इतनी जो राजकुमारियों को कैद कर लिया था, वो बेचारी उस समाज में बाहर निकल के जाती कहाँ जाती? भाई लड़कियों का तो जब तक कोई ना कोई या तो उसका पिता का घर हो नहीं तो पति का घर हो, स्वयं का तो इनका भी कुछ है नहीं। कितना भी सशक्त समाज हुआ है, क्या है स्वयं का? अभी जाके पूछो ना, अभी आज की पढ़ी लड़की पढ़ी लिखी है, सब पढ़ी लिखी है सब ना। अभी कोई जाके दरवाजा खटखटाए, घर में से निकलेंगी तो पूछेगा, कोई पूछेगा कि कोई है तो कहीं कोई नहीं है, अर्थात ये अपने आप को जीरो मान रही है कि नहीं? जबकि तो ये तो लड़कियां तो पढ़ी लिखी, तुम तो स्वयं हो ना, लेकिन जुबान क्या निकलता? नहीं कोई है नहीं, कहते हो नहीं तुम लोग? नहीं मम्मी पापा नहीं, कोई है कि नहीं, तब भी जवाब यही आता है कोई नहीं। जो प्राणी स्वयं, तुम शांत रहो ना, जो प्राणी अपने आप को ही शून्य मान लिया, उसके लिए कोई ना कोई आश्रय, वो तो स्वयं कह रही है कि हम किसी आश्रय ही रहूंगी, कोई ना कोई आश्रय चाहिए। तो ये सिखाया जाए ना कि जब कोई बोले कोई है कि नहीं तो ये बोलना ना कि कोई नहीं है, या फिर अगर गैर अगर तो चोरी कर लेगा ना, इसमें उसके बाद ये हम लोग कहते हैं नहीं। अब तो ये सब अब तो ये नहीं सिखाया जा रहा है, लेकिन फिर ये जानती हो धीरे धीरे करते करते गुणसूत्र में आ जाता है, क्योंकि ये महिलाएं इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को शून्य मानी है परिवार में, इसके नाते कितना पढ़ाई लिखाई लड़कियां कर रही है, वो गुणसूत्र में आ गया है। यही यूरोप में जाके देखो, यदि कोई जाके पूछा कि कोई है तो सीधे कही मैं तो हूँ, सामने दिख नहीं रहे, घर में से निकल रहे हूँ तो मैं तो हूँ, इस घर की हूँ तभी तो। ये स्वयं अपने आप को जब नहीं मान रहे, अब ऐसी समाज में लड़कियों को आप कहाँ लेके जाएंगे? अपहरण हो गया तो बाप स्वीकार नहीं करेगा, उसको बेइज्जती। किसी कारणवश ही घर छोड़ के लड़की अगर 5 दिन तक घर से बाहर चली गई तो बाप को देखो स्वीकार करने में कितनी बेइज्जती महसूस हो रही है, जल्दी करेगा ही नहीं। भले वो किसी कारणवश, अन्य जो समाज में चल रहा है उस कारण नहीं, अन्य कारणवश चली गई हो बिना पूछे हुए, तो इनके लिए कोई ना कोई घर चाहिए ना। इसलिए श्री कृष्ण सामूहिक शादी कर ली कि चलो तुम लोग को हम अपना नाम देंगे, अपना घर देंगे। इनको नाम भी चाहिए, अपना स्वयं का नाम नहीं। चलिए अगला पॉइंट, शाहजहां को मुगल बादशाहों में किसानों का मित्र माना जाता है। मुगल बादशाहों में शाहजहां को किसानों का मित्र माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा 2 नहरों का निर्माण करवाया गया, नहर ए फैज और नहर ए शाही। नहर ए फैज एवं नहर ए शाही 2 नहरों का निर्माण करवाया गया, इसीलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है।
नहर ए साहिब, नहर ए फैज एवं नहर ए साहिब। फैज एवं साहिब, नहर ए फैज साहिब, 2 नहर बनवाया था। अगला चौथा पॉइंट, इसने जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। अगला शासक है औरंगजेब, मध्यकालीन भारत का अंतिम शासक औरंगजेब। लेकिन सर बुढ़ा हो गया था, लेकिन हाँ? एकदम बुढ़ा हो गया था, हाँ? लेकिन अपने किसी जगह कुछ तो हारना पसंद नहीं था किसी को। कौन? ये अपना जगह किसी को नहीं देता था। शाहजहां? नहीं, औरंगजेब। हाँ, 1658 से 1707। क्या बज रहा है? 11 बज रहा है। चलो एक ब्रेक लेते हैं, फिर औरंगजेब को शुरू करते हैं। नया शासक है, नई एनर्जी के साथ शुरू होगा।